गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हाल है भाई? बिल्कुल पढ़ते रहें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए, आज है मानव में जनन, रिप्रोडक्शन ह्यूमन के 80 लेक्चर में मैं आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ओवरी की औतकी को समझाऊंगा। ये बहुत कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। 12th के दृष्टिकोण से इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या बनवर्ड या रिक्त स्थान या मैचिंग पूछे जाते हैं। तो ये औतिकी की स्टडी करते कैसे हैं, हिस्टोलॉजी की स्टडी कैसे करते हैं? सबसे पहले जो ओवरी पाई जाती है यूटेरस के दोनों साइड में बादाम के आकार की, उसका यदि टीएस अनुप्रस्थ काट काट कर देखें तो उसकी औतकी को अपन स्टडी कर सकते हैं। तो इसके चारों ओर सबसे पहले क्यूबॉइडल कोशिकाओं अर्थात जिन्हें जनन कोशिकाएं या जर्मिनल सेल्स कहा जाता है, उसकी एक बनी लेयर पाई जाती है। वह लेयर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहलाती है। तो चारों ओर देख रहे हैं बाहरी लेयर, ये इसको जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहा जाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर में जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल्स कौन सी होती हैं? क्यूबॉइडल के आकार की होती हैं, घनाकार आकार की होती हैं, जिन्हें जर्मिनल सेल्स कहा जाता है। इस जर्मिनल सेल्स की बनी लेयर के अंदर एक पदार्थ भरा रहता है जो संयोजी ऊतक का बना रहता है, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। यह स्ट्रोमा नामक जो पदार्थ होता है दो भागों में विभाजित रहता है। बाहरी भाग जो पर्दीय वाले भाग या पेरीफेरल वाले भाग में पाया जाता है, पेरीफेरल वाले भाग में पाया जाता है, उस भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस कॉर्टेक्स में विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में फॉलिकल्स पाए जाते हैं और अंदर का जो भाग होता है उस अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। इस स्ट्रोमा वाले भाग में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और साथ ही साथ तंत्रिका एवं नर्व्स पाई जाती हैं। तो ये अब आप और हम लोग देखते हैं कि ये फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल्स चार प्रकार के पाए जाते हैं। ये फॉलिकल्स चार प्रकार के पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर डाल के रखा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सबसे पहले ये जो जर्मिनल सेल्स होती है वो विभाजित होकर फॉलिकल सेल्स बनाती है। इस फॉलिकल सेल्स में से कोई एक डेवलप होकर प्राइमरी oocytes कहलाती है, वृद्धि करके उसी को क्या कह दिया? प्राइमरी oocytes कहा जाता है। इस प्राइमरी oocytes के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, वो फॉलिकल सेल्स की बनी होती है। वह इसको कंप्लीट चारों ओर से मुख्य रूप से क्या नहीं करती है? चारों ओर से सही ढंग से ढकी नहीं रहती, अर्थात इस प्राइमरी oocytes के चारों ओर फॉलिकल की सेल्स सही नहीं पाई जाती, जिसको एग नेस्ट कह दिया। अब इसके चारों ओर सही ढंग से एक लेयर डेवलप हो जाती फॉलिकल की प्राइमरी oocytes के चारों ओर, उसी को सिंगल लेयर्ड फॉलिकल नाम दिया गया, अर्थात इसी को प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, दूसरे नंबर का फॉलिकल। क्लियर? इस प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर एक लेयर और डेवलप हो जाती, यानी दो लेयर बन गई, तो उसको कह दिया डबल लेयर्ड फॉलिकल कहा गया। क्या कहा गया? डबल लेयर्ड फॉलिकल। इस फॉलिकल के चारों ओर और फॉलिकल्स की सेल्स विभाजित होकर लेयर बनाती रह रही, जिसके कारण बहुत सारी लेयर बन गई। इसकी जो बाहरी लेयर होती है उसको थीका एक्सटर्ना कहा गया, जैसे देख रहे हैं। और अंदर की लेयर जो होती है उसको थीका इंटरना कहा गया। क्या कहा गया? थीका इंटरना। जब बहुत सारी लेयर डेवलप हो गई तो उस प्रकार के फॉलिकल को वेसिकुलर फॉलिकल्स नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? वेसिकुलर फॉलिकल नाम दिया जाता है। एक स्थान पर ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना की सेल्स मिल जाती हैं, अर्थात एक समूह जैसी संरचना बनाती हैं, जिसको डिस्कस प्रोलीजेरस कहा जाता है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं जिससे दिखाई दे सही रहा। डिस्कस प्रोलीजेरस नाम दिया गया। डिस्कस प्रोलीजेरस किसको कहा जा रहा है? जहां थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना आपस में मिल गए स्तर, तो उसी को नाम दे दिया डिस्कस प्रोलीजेरस नाम दिया। इस डिस्कस प्रोलीजेरस वाले फॉलिकल्स में डेवलपमेंट होता चला जाता है, विकास होता चला जाता है, अर्थात दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए परिपक्वन होता चला जाता है। वास्तविक तौर पर परिपक्वन वाली जो अवस्था होती है उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, अर्थात 4 नंबर का, क्या चौथे नंबर का फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है।
और इसमें प्राइमरी जो oocytes था, इस अवस्था में ध्यान रखें, प्राइमरी जो oocytes था उसमें मुख्य रूप से प्रथम मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। इस फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप सेकेंडरी oocytes का डेवलपमेंट होता है और यह सेकेंडरी oocytes में सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है, यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक ओवा का डेवलपमेंट हो जाता है। काय का डेवलपमेंट होता है, देख रहे हैं आप, एक ओवा का डेवलपमेंट हो जाता है। जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है उसी समय इसमें एक गुहा का निर्माण हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, जिस गुहा को एंट्रम कहा जाता है। जिस गुहा को क्या नाम दे दिया गया, एंट्रम के नाम से जाना जाता है। इस एंट्रम की गुहा बनने के बाद इसमें जो ओवा डेवलप हुआ, यह ओवा फॉलिकल्स का जितना विकास होता है, यहाँ सुन लें, फॉलिकल का जो विकास हो रहा है वो एफएसएच के द्वारा हो रहा है, हार्मोन। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मुख्य रूप से रहती है। यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही मुख्य रूप से रिलीज होता है तो फॉलिकल पूर्ण रूप से विकसित हो गया, डेवलप हो गया, यानी ओवा डेवलप हो गया। अब ये ओवा जो डेवलप हुआ वो एलएच हार्मोन के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेरण से 14वें दिन, एमसी पीरियड के 14वें दिन फॉलिकल और ओवरी से होते हुए बाहर आता है, उदर गुहा में आ जाता है। तो इस क्रिया को फॉलिकल ओवरी से ओवा का बाहर निकलना ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब आपसे कोई प्रश्न करता है कि ओव्यूलेशन की क्रिया किस हार्मोन के प्रभाव में होती, तो एलएच हार्मोन के प्रभाव में। किस हार्मोन के प्रभाव में, एलएच हार्मोन के प्रभाव में। फॉलिकल का विकास किस हार्मोन के प्रभाव में होता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से हुआ आपका क्या, फॉलिकल ओव्यूलेशन, डिस्चार्ज हो गया। जब ओवा ओवरी से डिस्चार्ज हुआ तो उस फॉलिकल में ब्लड भर गया। तो ऐसे फॉलिकल को कार्पस हीमोरेजिकम नाम दिया गया, कार्पस हीमोरेजिकम नाम दिया गया। धीरे धीरे क्या होता है कि यह ब्लड क्लोट हो जाता है, जम जाता है, तो उसी को क्या कह दिया, ब्लड क्लोट। देख रहे हैं, ब्लड क्लोट कहा गया। आगे चलकर यह कार्पस हीमोरेजिकम कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यह कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जिसके कारण 7वें माह तक यदि निषेचन हुआ है, तो बात कर रहा हूं, 7वें माह तक यह कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। यदि निषेचन फीमेल में हुआ है ओवा डिस्चार्ज होने के बाद, तो 7वें माह तक यह कार्पस ल्यूटियम बना रहता है और हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जिसके कारण गर्भ बना रहे, यानी फीमेल प्रेग्नेंट बनी रहे। यदि निषेचन नहीं हुआ है तो उस स्थिति में यह कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। यह कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और पुनः 28वें दिन यह चक्र मुख्य रूप से द्वारा से शुरुआत हो जाता है। इस प्रकार से यह मुख्य रूप से विभिन्न फॉलिकल की अवस्थाओं को एक ओवरी या अंडाशय में बताया गया है। तो विशेष ध्यान दें कि यहाँ जो प्रश्न बन रहे हैं, राइटिंग में तो बहुत कम लिखने को आते हैं, या तो डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो डायग्राम विशेष तौर पर ध्यान से बना लें, चित्र को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। इसमें से नीट एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एवं 12th के दृष्टिकोण से वन वर्ड मतलब एक शब्द में उत्तर पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मैचिंग पूछी जा सकती है और रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। तो इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक, कोई प्रॉब्लम यदि पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने हूँ। 1 मिनट तक कोई क्वेश्चंस करना है बेटा कर डालीजिए, और यदि नहीं तो ठीक है। अब जो अगला टॉपिक आएगा उस टॉपिक में मैं ट्विंस या जुड़वा बच्चों के बारे में बताऊंगा। 90 नंबर का जो लेक्चर आएगा उसमें जुड़वा बच्चे या ट्विंस, इंतजार करना, ट्विंस या जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। और इसके बाद इस ट्विंस के जैसे ही समाप्त होता है तो आपका जो सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद एफआरएस एंड एमआरएस, मतलब कुछ मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र से संबंधित कुछ शब्द होंगे जो
वन वर्ड में, रिक्त स्थान में या मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो यह यहीं तक लेक्चर है। तो इसके बाद अगला लेक्चर जब भी आएगा 90 नंबर का, उसमें मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगा बेटा। बाय, सी यू।